डेरा सच्चा सौदा, जहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ही सुनियोजित तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां की कुछ ताज़ा तस्वीरें अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि गुरमीत राम रहीम ने अपनी अय्याशी के लिए क्या क्या इकट्ठा और एकत्रित कर रखा था। ज़बरदस्त इंतज़ाम उसके डेरा सच्चा सौदा के भीतर हैं। जो आप इस्तेमाल की चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं, जो लग्जरी का सामान वहाँ पर है, ये प्रदर्शित करता है कि लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि एक बहुत ही आधुनिक और उसके साथ ही बहुत ही अय्याशी से भरा पूरा सेटअप तैयार किया जा सके। और यही प्रदर्शित होता है डेरा सच्चा सौदा के भीतर, जहाँ पर गुरमीत राम रहीम के रहने का इंतज़ाम था। इस इंतज़ाम को देखने के साथ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है और विलासिता पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। तो आइए अब आपको ज़रा दिखाते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरमीत राम रहीम के ऐसे कौन कौन काले चिट्ठे हैं जो सामने निकले हैं और कैसे महिलाओं को लेकर जो उसका रवैया रहा है। बलात्कार का आरोपी है ये बाबा, महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया रहा है उसके बारे में भी क्या क्या खुलासे हुए हैं। खुल गया ताला, टूट गया तिलिस्म, राम रहीम के रहस्य लोक से उठने लगा है पर्दा। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें, पुलिस और सेना के जवानों का अमला। राम रहीम के डेरे का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम के गुनाहों की पड़ताल के लिए जब टीम डेरा हेडक्वार्टर पहुंची तो नजारा कुछ यूं था। सिरसा छावनी में बदल दिया गया, घुड़सवारों का दल निगरानी में जुट गया। स्वात कमांडोज से लेकर बम स्क्वाड, आईटीबीपी, बीएसएफ और सेना की टुकड़ी मौजूद रही। घर घर आती हुई जेसीबी मशीनें डेरे में दाखिल हो गई और फिर एक एक कर राम रहीम के राज बेपर्दा होने लगे। तलाशी अभियान की शुरुआत हुई गेट नंबर 7 से। 700 एकड़ में फैले उस साम्राज्य से महज चंद कदमों की दूरी पर हम खड़े हैं और बाबा गुरमीत राम रहीम के हर राज को आज खंगालने की कोशिश की जा रही है। सैटेलाइट मैप के जरिए इस पूरे आश्रम को खंगालने का प्रयास किया गया है। एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए सारी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। करीब 700 एकड़ में फैले डेरा हेडक्वार्टर की तलाशी शुरू हुई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। राम रहीम के डेरे से कहीं प्लास्टिक करेंसी तो कहीं भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेरे में कई लग्जरी कार, बिना लेबल की दवाओं के अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क भी बरामद की गई, जिसे फॉरेंसिक टीम ने जब्त कर लिया है। डेरा में कुछ कंप्यूटर, कुछ हार्ड डिस्क मिले हैं और वो सील किए गए हैं और बरामद कर लिए गए हैं। और सर कैश भी मिला है, कुछ कैश अमाउंट भी मिला। ये नहीं बता कितना कैश मिला होगा, नहीं बता पाऊंगा अभी कितना ये चल रहा है। मोनेटाइजेशन से पहले का कैश भी, पुराना कैश भी मिला है। ये जो ही जानकारी हमें प्राप्त होगी मैं आपसे शेयर सर। अभी राम रहीम की इस सल्तनत पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अमले ने पूरी मुस्तैदी के साथ धावा बोला है। तलाशी में मदद के लिए रुड़की से एक फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है तो साथ ही जांच टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक दस्ता भी शामिल है। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर सिरसा में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की 25 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा सेना की 2 कंपनियां भी वहां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे के अंदर बंद दरवाजों के ताले तोड़ने के लिए कुछ कारीगरों को भी बुलाया गया है। अंदर ये ताले वगैरह, कोई दरवाजा वगैरह, कोई इस तरह की चीज हो जो। अच्छा, कितने लोग हैं आप? 12 जने हैं। 12 लोग हैं। हाँ जी। आप भी इसी टीम में शामिल हैं? हाँ जी, इसी टीम में शामिल। तो सामान लेकर आए हैं? हाँ जी, पूरा सामान लेकर। तो अगर कोई दरवाजा वगैरह बंद हो, ताला ना खुले तो उसको आप तोड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तलाशी टीम डेरे में संदिग्ध जगहों की खुदाई भी करवा रही है और गुरमीत के गुनाहों की गुफा के अंदर तक भी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि डेरे के अंदर 2 नाबालिग बच्चों और युवकों के अलावा एक वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है। घनश्याम उपाध्याय के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, सिरसा। गुरमीत राम रहीम के अय्याशी के इस ठिकाने की ज़बरदस्त पड़ताल की जा रही है। आज तो ये जांच पूरी हुई, लेकिन अब कल भी ये जांच जारी रहेगी। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश रात 9:27 पर। बने रहिएगा हमारे साथ। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। बीफ का ये मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पर सियासत अगर विपक्ष करता दिखाई देता है तो सरकार कहती है कि आप बीफ के मुद्दे को उठाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्री बेवजह बयान देते दिखें तो आप इसे क्या कहेंगे? एक नई तरह की सियासत है। नए पर्यटन राज्य मंत्री के अल्फोंस ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि अगर विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान घूमने आते हैं
तो उन्हें अपने देश में बीफ खाकर आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कई राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध है। आखिरकार एक मंत्री को इस तरह की बात कहने की जरूरत क्या है? जिसे जो खाना है उसे उसकी आजादी है, जहां जो चीज मिलती है वहां वो चीज मिलती है। अगर केरला में, अगर गोवा में, उत्तर पूर्वी राज्यों में बीफ मिलता है तो वहां पर कोई भी उसे खा सकता है। क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है? लेकिन मंत्री साहब की जबान गज भर से कहीं ज्यादा लंबी है। They can eat beef in their own country and come here, yeah. Come on. Don't. That's a cock and bull story. देश के नए पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस के इसी बयान ने पखेड़ा खड़ा कर दिया है। अल्फोंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर विदेशी पर्यटक बीफ के शौकीन हैं, तो वो बीफ अपने देश से खाकर ही हिंदुस्तान आए। They can eat beef in their own country and come here, yeah. Come on. Don't. That's a cock and bull story. कई राज्यों में बीफ पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में क्या इसका प्रभाव टूरिज्म पर पड़ेगा? इसी को लेकर पत्रकारों ने दनादन कई सवाल दागे, लेकिन केजे अल्फोंस बड़ी बेबाकी से उनका जवाब देते रहे। Listen, I'm not the food minister. I'm not the minister for tourism. I told you that's a cock and bull story. So don't carry on with that. अल्फोंस ने जिस हल्के फुल्के अंदाज में अपने दिल की बात कही, वो कई सियासी विरोधियों को रास नहीं आई। लिहाजा सियासी हलकों में बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। अब टूरिज्म को अगर वो इस अंदाज से डील करना चाहते हैं तो उससे टूरिज्म पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा तो खुद ही अपने आप ही लगा लेना चाहिए उनको। लेकिन जिन स्टेट्स के अंदर बीफ अलाउड है वहां पर बीफ खाने में कोई उनको रोक नहीं सकता है, और जहां पर अलाउड नहीं है वहां बीफ मिलता नहीं है। तो मैं समझता हूं उनके इस बयान के कोई मायने नहीं है। देश के नए पर्यटन मंत्री अल्फोंस जी ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन कहा था कि केरल में गौमांस खाया जा सकता है और खाना जारी रहेगा। उसे ही कवर अप करने के लिए फिर बयान देते हैं कि विदेशी इस देश में आने से पहले गौमांस खाकर यहाँ पर आए। हमें लगता है जो बयान पहले दिया था उससे बचने के लिए इस तरह के बयान उन्होंने जारी किए हैं। बीफ को लेकर अल्फोंस का नजरिया अलहदा रहा है। उन्होंने हाल ही में केरल के लोगों के बीफ खाने का समर्थन किया था। ऐसे में विदेशी पर्यटकों को दी गई नसीहत से विरोधियों को आक्रामक होने का एक मौका जरूर मिल गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की, जिनके हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस पर सियासत इतनी तेज हो चुकी है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या के बाद क्या राजनीतिक दलों के पास और कोई रास्ता बचकर नहीं रह गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हत्या के अगले ही दिन इसके पीछे हिंदुवादी ताकतों को जिम्मेदार बता दिया, और उसके बाद जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार राजनीतिक दल इस हत्या के साथ सबसे पहले गुनहगारों को पकड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे? वो अपना राजनीतिक हित साधने में क्या इतने नीचे गिर चुके हैं? सड़क पर संग्राम है, बयानों से घमासान है। Anybody who speaks against the ideology of the BJP, against the ideology of the RSS, is pressured, beaten, attacked, and even killed. Even before the eye of investigation could start, the great leader Rahul Gandhi, who always speaks without any homework, publicly alleged that the RSS and the right-wing ideology is responsible. गौरी लंकेश की हत्या के 70 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। हाँ, सियासत में बयानों का संग्राम जरूर है। हत्या के अगले ही दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हो गए, तो अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या खैर राहुल कैसे इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच गए? गौरी लंकेश हत्याकांड में सवालों की तो यूं भी कोई कमी नहीं। हाँ, सबके पास अपने अपने सवाल हैं और अपने अपने ही जवाब। जो कट्टरपंथी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी उसको मारा गया। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता, कोशिश जरूर की जा रही है। आप कितने भी लोगों को मारना चाहो, कितने भी लोगों को दबाना चाहो, हिंदुस्तान में सच्चाई कभी दबाई नहीं जाती। ये कोई पहली घटना कर्नाटका की नहीं है।
कलबुर्गी जी के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़ाए? सरकार वहां किसकी है? और इस बारे में राहुल गांधी जो हमसे सवाल पूछते हैं, तो अपने मुख्यमंत्री से कभी सवाल पूछा है क्या कि आज तक इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं हुई हैं, क्यों नहीं पकड़ा गया? बयानों के बवंडर के बीच सोशल मीडिया पर भी गौरी लंकेश की कुछ पुरानी पोस्ट और उनके लेखों के जरिए भी माहौल गर्माता जा रहा है। ये वो लेख और पोस्ट हैं जिनके जरिए गौरी लंकेश ने बीजेपी और आरएसएस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और शायद इसीलिए विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और बीजेपी कांग्रेस को। नक्सलाइट माओवादियों को जो सरेंडर करवा रही थी, तो क्या वो राज्य सरकार की सहमति से करा रही थी? क्योंकि अधिकांश नक्सलाइट के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं, और अगर वो करवा रही थी तो मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने उनको उचित सुरक्षा क्यों नहीं दिया? He don't know nothing. She has not asked for security. Otherwise, would have given. He don't know. Just politically, he is giving that statement. अखबार की चंद कतरनी और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जांच को एक दिशा जरूर दे सकती हैं, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंचा सकती। ये अलग बात है कि सबूतों के बिना भी सियासी ढोल फूंक पीटा जा रहा है। गौरी लंकेश और आरएसएस के बीच वैचारिक मतभेद हमेशा रहे हैं। ऐसे में यह तय था कि गौरी लंकेश की हत्या को लेकर राजनीति होगी। गौरी लंकेश की हत्या किसने की, यह एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन तब तक इस मामले को लेकर राजनीति होती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़ा यही है कि 4 दिन बीतने के बाद भी कर्नाटक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। एसआईटी जांच की बात कही जरूर जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग या ये तक कि आखिरकार इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये भी सामने नहीं आ पाया। क्या हम ये माने कि कर्नाटक पुलिस बिल्कुल बेअसर है, कुछ भी नहीं कर पा रही? और अगर ऐसा है तो फिर वाकई में कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि कैसी सरकार चल रही है कर्नाटक में। गौरी लंकेश की हत्या करने वाले गुनहगार कब पकड़े जाएंगे, इस बात का जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही राज्य सरकार के पास। एक तरफ जहां कांग्रेस इस हत्याकांड पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में सवाल राज्य सरकार पर भी खड़े होते हैं। बेंगलुरु से लेकर पूरे देश में इस हत्याकांड को लेकर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया में भी इस हत्याकांड को लेकर लोग दो विचारधाराओं में बटे हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में मामले के सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे? कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि राज्य सरकार गौरी लंकेश को सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पाई? मुझे अंत में यही कहना है, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, और हम अपेक्षा करेंगे कि राजनीति के बजाय कांग्रेस की कर्नाटक सरकार इसको ईमानदारी से जांच करेगी और हत्यारों को पकड़ेगी। राज्य सरकार इस मामले की जांच एसआईटी से जरूर करा रही है, लेकिन अब तक जांच एजेंसी के हाथ पूरी तरह खाली है। गौरी लंकेश के हत्यारों के सुराग के लिए 21 सदस्यों वाली एसआईटी ने आम लोगों से मदद की अपील की है। राज्य सरकार ने हत्यारों का सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। Told SIT head to take necessary actions. 10 lakh rupees. Those who give some clue regarding this, 10 lakhs award be announced. जाहिर है सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। ऐसे में इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और पहली जवाबदेही कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार की है, लेकिन इस मामले में जांच कम और सियासत ज्यादा नजर आ रही है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आज अनंतनाग में जबरदस्त बवाल मचा। उनके समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी और उस रैली के दौरान जो हुआ उसने प्रदर्शित किया कि किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। हिंसा बड़े पैमाने पर हुई, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। आखिरकार इस तरह से क्या कोई विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है?
जबरदस्त हिंसा, भयानक तोड़फोड़, गाड़ियों में आगजनी, सड़कों पर भारी हंगामा। हिंदुस्तान में हिंसा की ये तस्वीरें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर है। अनंतनाग में रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में रैली निकाली गई और देखते ही देखते ये रैली हिंसा में बदल गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूरा दिन इसी तरह अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा म्यांमार का है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है क्योंकि बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान भारत में भी शरणार्थी के रूप में रहते हैं। म्यांमार में लगातार रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही हैं। बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान भारत में शरण लिए हुए हैं। शरणार्थियों की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कत आ रही है। भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं जिन्हें सरकार वापस म्यांमार भेजना चाहती है। अकेले जम्मू कश्मीर में ही 25,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। जब से भारत सरकार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने का फैसला किया है, तब से इसका विरोध हो रहा है। जयपुर में भी रोहिंग्या मुसलमानों के करीब 120 परिवार हैं, जिसमें करीब 400 लोग रहते हैं। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? गवर्नमेंट की तरफ कर रहे हैं कि हम जो बाहर जो बेचना है, जो अपने देश में बेचने के लिए कह रहे हैं, इससे बढ़िया हमारे को हम रिक्वेस्ट है कि हमारे को हिंदुस्तान में रहने के लिए सुविधा दें। अभी तो फिलहाल हमारे रहने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है इस टाइम। अभी जो हमारे बर्मा वाले म्यांमार के रहने वाले अभी यहाँ आए हुए इंडिया में, वो ज़्यादातर नाला की साइड में रहते हैं। नाला की साइड में अभी जो किराए पे रहते हैं, हम जहाँ पे कबाड़ कूड़े के काम करते हैं, वहाँ हमें व्यापी जगह में भी नहीं मिलता हमें कमरा। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे अहम हैं। भारत ने म्यांमार से इस मुद्दे को उठाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उज्जैन में महाकाल के दर्शन शिव भक्तों के लिए अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, लेकिन महाकाल के ज्योतिर्लिंग का आकार घट रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसकी वजह भस्म आरती और उसके अलावा पूजा की पद्धति है। और माना जा रहा है कि इसकी वजह से शिवलिंग को न सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि उसका आकार भी घट रहा है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की एक टीम उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची है। जाहिर सी बात है, जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि ज्योतिर्लिंग को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। क्या महाकाल ज्योतिर्लिंग के आकार में परिवर्तन हो रहा है? क्या दूध, दही या दूसरी पूजन सामग्री से उज्जैन में शिवलिंग का शरण हो रहा है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक टीम उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग की इस टीम ने महाकाल गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई नापी, साथ ही छिद्रों में जम रहे दूध, दही और पूजन सामग्री की जांच के लिए सैंपल लिए। जांच टीम ने करीब 3 घंटे तक मंदिर परिसर में घूमकर यहां बने छोटे प्राचीन मंदिरों, इनकी दीवारों, मूर्तियों और शिखरों का बारीकी से निरीक्षण किया। मेंटेनेंस है, कंजर्वेशन है, कैसे बेहतर रखरखाव हो सकता है, सब चीज़ों का उसी के विषय में है। वो सब चीज़ें अभी वैज्ञानिक विधियां हैं, उसके बाद हम जो कमेटी है मिलकर बैठ के डिसाइड करेगी सब चीज़ें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन जांच के दौरान गर्भगृह के अंदर आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। भक्तों को इस वजह से थोड़ी देर के लिए परेशानी झेलनी पड़ी, मगर महाकाल मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो शिवलिंग के क्षरण की जांच में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभी वर्तमान में स्थिति के अंदर जो भी कुछ चीजें हैं वो सब विचाराधीन है। जो भी जांच के विषय हैं, जो जांच करें, जो भी रिपोर्ट से आएगी वो सबके सामने आएगी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध, दही, भांग और भस्म से शरण होने की बात सामने आ रही थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसी के बाद ये टीम उज्जैन पहुंची थी, जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
साध्वियों से बलात्कार मामले में जेल में सजा काट रहे राम रहीम की दुनिया किसी तिलस्म से कम नहीं है। सिरसा में 700 एकड़ में फैले डेरा सच्चा सौदे की सल्तनत को जब अधिकारियों ने खंगालना शुरू किया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। राम रहीम के डेरे से कहीं प्लास्टिक करेंसी तो कहीं भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। दरअसल राम रहीम के रहस्य लोक को खंगालने के लिए डेरा मुख्यालय को 10 जोन में बांटा गया और हर जोन में तलाशी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को अलग अलग टीमों में बांटा गया था ताकि डेरे में सही तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा सके। वहीं बात अगर डेरे से अब तक मिले सामानों की करें तो अब तक जो सामान मिले हैं उनमें शामिल है कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्लास्टिक करेंसी। डेरा सच्चा सौदा के सर्च ऑपरेशन अभियान में आज कई चीजें मिली हैं, जिसमें एक लेक्सस कार है, लग्जरी कार। ये आप देख सकते हैं सिरसा थाने में इस कार को अभी लाया गया है। लग्जरी गाड़ी है और बाबा के काफिले में बताया जाता है कि ढेरों लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो चला करती थीं और उन्हीं में से एक गाड़ी है। और सबसे खास बात है कि इसकी नंबर प्लेट नहीं है। लग्जरी कार है लेक्सस और ये गाड़ी जो है उसे लाया गया है डेरा के प्रेमाइसिस से। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि डेरा के ही काफिले में ये गाड़ी चला करती थी। और सबसे खास बात आपको बता दें कि इन्हीं दिनों में जिस दिन बाबा को सज़ा का ऐलान हुआ था, दोषी करार 25 तारीख को दिए गए थे, 28 तारीख को जब सज़ा का ऐलान हुआ था तब डेरा के ही करीब के गांव में लेक्सस कार में आग लगा दी गई थी। और प्रत्यक्षदर्शियों ने तब बताया था कि ऑडी कार से कुछ लोग आए थे, उनके साथ ही लेक्सस गाड़ी थी जिसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया था। और आज एक बार फिर लेक्सस गाड़ी जो है वो डेरा सच्चा सौदा से पकड़ी गई है। लेकर आए हैं सर्च ऑपरेशन अभियान के दौरान प्रशासन के लोग। राम रहीम के रहस्य लोक से पर्दा उठाने के लिए जहां जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही थी तो वहीं डेरे में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के अंदर छिपे राज को फाश करने के लिए जेसीबी मशीनों से संदिग्ध जगहों की खुदाई करवाई गई। 700 एकड़ में फैले उस साम्राज्य से महज चंद कदमों की दूरी पर हम खड़े हैं और बाबा गुरमीत राम रहीम के हर राज को आज खंगालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अंदर जा रहा है, खंगालने की कोशिश की जाएगी हर उस राज को जो कहीं ना कहीं बेपर्दा करने का प्रयास आज किया जाएगा, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी एलिमेंट्स की बात करें तो बड़े स्तर पर यहाँ सिक्योरिटी एलिमेंट्स मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें 4 कंपनी सेना की मौजूद है, अर्धसैनिक बलों की 41 कंपनीज है, 20 कंपनी सीआरपीएफ है, 12 कंपनी सशस्त्र सीमा बल की है, आईटीबीपी, आरएएफ, बीएसएफ, तमाम तरह के आज यहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। और आपको बता दें बुलडोजर अंदर जा रहा है क्योंकि लगातार कई पॉइंट्स हैं, कई बेस हैं जिसके जरिए इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट मैप के जरिए इस पूरे आश्रम को खंगालने का प्रयास किया गया है। एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए सारी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से ये भी बता देते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जांच टीम ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के गेट नंबर 7 से तलाशी अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले टीम राम रहीम के मीडिया मॉनिटरिंग रूम में दाखिल हुई, जहां से कुछ सामानों की बरामदगी के बाद 2 कमरों को सील कर दिया गया। 5 बच्चे गुफा में मिले हैं, जिसमें 2 माइनर बच्चे हैं, 3 मेजर बच्चे हैं। और इसके अलावा एक वॉकी टॉकी मिला है, जैसे पहले मैंने बताया था, कुछ कंप्यूटर, कुछ हार्ड डिस्क और मिले हैं, कुछ दवाइयाँ मिली हैं जो किसी प्रकार का कोई लेबल उन पर नहीं था, किसी प्रकार का कोई ब्रांड नहीं था। ये सारे जो सामान मिला है, एक लेक्सस गाड़ी है विदाउट नंबर की, एक किसी चैनल की वैन है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा किस चैनल की वैन है, वो सारी मिली हैं। और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम उन्होंने बरामद कर ली, अपने कब्जे में ले लिया है। डेरे में तलाशी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तलाशी में मदद के लिए रुड़की से एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। साथ ही इस जांच टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक दस्ता भी शामिल हुआ। दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आशंका है कि डेरे के अंदर विलुप्तप्राय प्रजाति के वन्य जीव भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तो राम रहीम के तिलस्म दुनिया के कुछ राज ही सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से डेरे का साम्राज्य फैला हुआ है उससे तो यही लगता है कि अभी कई और राज बेपर्दा होंगे। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जरा सोचिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले गुरमीत राम रहीम के खेतों की जानकारी ली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि गुरमीत राम रहीम के नाम पर खुद कितनी जमीन है और बाकी कितने लोगों की जमीन गुरमीत राम रहीम ने डेरा के नाम पर हड़पी है।
इसके साथ साथ गुरमीत राम रहीम के इस डेरा सच्चा सौदे में कई ऐसे कमरे हैं जिन ताले से बंद हैं। उन तालों को तोड़ने के लिए कारीगरों की एक पूरी टीम बुलाई गई है ताकि वो इन कमरों के तालों को तोड़ सके और उसके बाद अंदर जांच एजेंसी जाकर यह पता लगा सके कि उसमें रखा क्या है। न जाने कौन सा साम्राज्य या तिलिस्म की दुनिया है जो गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में बना रखी है। सिरसा में राम रहीम के डेरे में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। स्वात कमांडो से लेकर बम स्क्वाड ऑपरेशन में शामिल। आईटीबीपी, बीएसएफ और सेना की टुकड़ी भी रही साथ। यह है बलात्कारी गुरमीत राम रहीम का डेरा, वो डेरा जहां राम रहीम के अनगिनत राज दफन हैं और अब राम रहीम के इस रहस्यलोक से पर्दा उठने वाला है, हर राज खुलने वाला है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के गेट नंबर 7 से टीम ने तलाशी अभियान की शुरुआत की। सेना और अर्धसैनिक बल की टीम ने पूरे सिरसा को छावनी में तब्दील कर रखा है, जहां स्वात कमांडोज भी मौजूद है। डेरा के गेट नंबर 1 से ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम ने एंट्री ली। सर्च ऑपरेशन में करीब 5000 जवान शामिल हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, सेना और पुलिस की टीमें शामिल हैं। लगातार अर्धसैनिक बल, ब्लैक कमांडो और तमाम आला अधिकारी जो हैं हरियाणा के, वो लगातार डेरे की सीमा में प्रवेश करते हुए बड़ी संख्या में गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक अर्धसैनिक बलों की, ब्लैक कैट कमांडो की और साथ ही तमाम एसडीएम की बड़े बड़े अधिकारी जितने हैं वो लगातार डेरा सच्चा सौदा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें करीब, अगर अर्धसैनिक बलों की बात करें तो 41 कंपनियां जो हैं वो इस ड्यूटी में लगाई गई हैं। साथ ही साथ 5 जिलों की जो फोर्स है, जो टीमें हैं वो लगी हैं। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर सिरसा में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 25 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा आर्मी की 2 कंपनियां भी वहां मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ते के जवान भी यहां तैनात हैं। इतना ही नहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे के अंदर बंद दरवाजों के ताले तोड़ने के लिए भी कुछ कारीगरों को बुलाया गया। कहाँ से आए आप? हम कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, लोहार का काम? हाँ, लोहार का काम। प्रशासन की जो है वो प्रशासन के साथ जुड़े हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रशासन। क्या काम बताया गया अंदर? अंदर ये ताले वगैरह, कोई दरवाजा वगैरह, कोई इस तरह की चीज हो जो। अच्छा, कितने लोग हैं आप? 12 जने हैं। 12 लोग हैं। हाँ जी। आप भी इसी टीम में शामिल हैं? हाँ जी, इसी टीम में शामिल। तो सामान लेकर आए हैं? हाँ जी, पूरा सामान लेकर। तो अगर कोई दरवाजा वगैरह बंद हो, ताला ना खुले, तो उसको आप तोड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद जताई गई है कि भी ऐसा काम आ सकता है, ऐसा करना होगा? वो तो देखो अंदर जाए के बाद पता लगेगा। देख के बताएंगे अब क्या। ये पहली बार है कि डेरे में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. पवार ने सर्च ऑपरेशन की निगरानी की है। पुलिस की घुड़सवार टीम ने वहां के खेतों में भी तलाशी अभियान चलाया। हालांकि वहां से कुछ बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सर्च ऑपरेशन की टीम ने डेरे के पूरे इलाके में किलाबंदी कर रखी है। डेरे में आज सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्चिंग की जा रही है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। तस्वीरें आपने रोड से देखी होंगी, नाके से देखी होंगी, लेकिन खेतों में क्या हालात हैं। डेरे के चारों तरफ जो है खेत खलिहान है, वहां पर बाकायदा जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट है, कितनी मुस्तैदी से जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात करें, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है और कड़ी धूप में घोड़ों पर निकले हैं जवान और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि परिंदा भी इस पूरे परिसर में पर ना मार सके। यह सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने की है ताकि इस जो पूरे सर्च ऑपरेशन की निगरानी जो है वो बाकायदा की जा सके। अपने अपने सुविधानुसार पैदल भी जवान दिख जाएंगे, मोटरसाइकिल पर भी दिख जाएंगे, जीप पर भी दिख जाएंगे और घोड़ों पर भी खेतों के बीच एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जो जवान हैं हरियाणा पुलिस के वो लगातार लेते दिखाई दे जाएंगे ताकि किसी भी तरह के जो लोग हैं वो इस परिसर में ना दाखिल हो सकें। जवान जो हैं घोड़ों पर खेतों के बीच ताकि जो सर्च ऑपरेशन है वो बाकायदा जो चल सके, उसमें किसी तरह का विघ्न जो है वो उत्पन्न ना हो। रोड की यहाँ की वहाँ की तस्वीरें सिक्योरिटी की बहुत आई सामने, लेकिन खेतों में घोड़ों पर सवार जो जवान हैं उनकी तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर आप देख सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा और आसपास के इलाके में हालात काबू में रहे। एहतियातन 4 किलोमीटर तक की दूरी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। बाहरी लोगों को डेरा परिसर में घुसने की इजाजत नहीं है। डेरा के नजदीकी इलाके में गांव वालों को भी बिना पहचान पत्र के आने की मनाही है। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले हरियाणा सरकार को पूरा इंतजाम करना पड़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे कि डेरा सच्चा सौदा और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए गश्त लगाए जा रहे थे। 40 से भी ज्यादा कंपनियां फोर्सेस की डिप्लॉय की गई थी और उसके साथ साथ अंदर जब प्रवेश कर रही थी सुरक्षा बलों की टीम तो पूरी तरीके से चाक चौबंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि युद्ध क्षेत्र में घुसने की कोशिश की जा रही है। उस पूरे इलाके और उसके आसपास में इंटरनेट की सेवाओं को बाधित कर दिया गया और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ एक वाकया हुआ था जब फैसला सुनाने के लिए और फैसला सुनने के लिए गुरमीत राम रहीम हरियाणा के एक अदालत में पहुंचा और वहां पर जो हुआ उसके बाद से सरकार अब कितनी सचेत है। रेप केस में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब में जमकर उत्पात मचाया। जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। फिर ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन के पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा नजर आया। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के अंदर से लेकर बाहर तक राज्य पुलिस से लेकर सेना की टुकड़ी गश्त करती नजर आई। हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। डेरा के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां तक कि डेरा इलाके में गांव वालों को भी बिना पहचान पत्र जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिरसा के अंदर इंटरनेट को बाधित कर दिया गया है। उसका एक खास वजह यह है कि किसी भी तरह के कोई गलत मैसेजेस यहां से ना जा पाए या फिर गलत तरह की पोस्ट को लोग अपलोड ना कर पाए और र्यूमर्स ना फैले। उन तमाम तरह की दिक्कतों से बचने के लिए फिलहाल इंटरनेट को बैन कर दिया गया और खबरें ये भी मिल रही है कि कुछ ऑपरेटर्स ने, जो टेलीकॉम कंपनी के, उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया और कुछ ऑपरेटर सिरसा के अंदर इंटरनेट की सेवाएं जल्द बंद करने जा रहे हैं। ये खास एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। डेरा में चलाए जा रहे तलाशी अभियान से मीडिया को भी दूर रखा गया। डेरा मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगा दिया गया। दरअसल राम रहीम के इस मुख्यालय में कोई भी चीज किसी आश्रम जैसी नजर नहीं आती। सिरसा के नजदीक शहर के अंदर एक शहर बसा हुआ है। इस डेरे के अंदर सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल और रिजॉर्ट तक है। डेरे के अंदर एम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद है। सैकड़ों एकड़ में केवल ऑर्गेनिक खेती होती है। चप्पे चप्पे पर यहाँ CCTV लगा है। दूसरी दुनिया, जी हाँ, दूसरी दुनिया से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं, जहाँ पब्स भी हैं, जहाँ होटल्स भी हैं, जहाँ 7 सितारा सुविधाएं भी हैं, जहाँ वो हर कोशिश है जो अपने को अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए दिखाई देते थे। भले ही जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने अपने इस अड्डे पर अय्याशियों का ताना बाना बुन रखा हो, कई राज दफन कर रखे हों, लेकिन अब वक्त का पहिया बदल चुका है और उसके एक एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।